जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ डिमांड रखती है अपनी। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती है कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमें मिला है उसका खुल के सपोर्ट करो, और पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स की सीट्स है उनको थोड़ा सा बढ़ा दो आप। अब वैसे तो कांग्रेस जो थी वो रिलीजन के बेसिस पे सीट्स मिलना इन सब चीजों के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस जैसे तैसे करके इस चीज को मान लेती है और कहती है कि आजादी की जो लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसमें आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। तो इस लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर भी कई हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये इन सारी चीजों से ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने काम किया कि जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग है, तो उन्होंने भी ईयर 1915 में हिंदू महासभा बना दी थी ताकि हिंदुओं की भी बात आगे रखी जा सके। और अभी तक की जितनी भी चीजें चल रही थी इंडिया के अंदर, गांधी जी इससे थोड़ा दूर थे, लेकिन इस टाइम पे एंट्री होती है गांधी जी की। इसी टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं और यहां से कांग्रेस जो बैकफुट पे जा रही थी, हर चीजें माननी पड़ रही थी, उसकी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, कांग्रेस किस तरीके से ज्वाइन की थी, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो मैं वो सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ पार्टीशन पे ही फोकस रखूंगा। अब गांधी जी के आने के कुछ टाइम बाद एक सिचुएशन बनती है। उस टाइम दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हुई थी और एलाइड पावर जो थी, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर था, उसने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था। और उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे उनको कैलिफ यानी खलीफा कहा जाता था, और पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे वो इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते हैं, क्योंकि ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर थे। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि वॉर जीतने के बाद एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी था, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को बांटना शुरू कर दिया था और अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और ऐसे एरियाज जिसमें मुस्लिम्स के होली प्लेसेस थे, जिनके ऊपर कैलिफ यानी खलीफा का कंट्रोल था, वो सारे एरिया भी अपने अंडर लेने लगे थे। और इस पर्टिकुलर चीज से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real test. और अली ब्रदर जो थे उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। अब गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट्स के जो अली ब्रदर्स थे इनसे जाके मिलते हैं कि हम ये जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है इसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आएंगे। और इस चीज को लेकर गांधी जी ने एक एक हिंदू से अपील की कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आए, कई सारी कॉन्फ्रेंस भी की। उसी टाइम पे कांग्रेस का नागपुर में सेशन चल रहा था, गांधी जी ने उसके अंदर भी मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदुओं को भी जोड़ के खिलाफत इशू को डिस्कस किया था। अब इससे हुआ ये कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो कन्विंस हुए और कांग्रेस के सपोर्ट में आए। कांग्रेस जो कहती थी कि हम इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये चीज और स्ट्रांग हो गई। और कांग्रेस की जो सेकुलर अप्रोच थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक सेकुलर देश होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे, ये चीज और स्ट्रांग हो गई थी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग हो गई थी। और इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ी डाउन पड़ी थी। वो जो दावा कर रही थी कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स की वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ये दावा थोड़ा हल्का पड़ गया था। अब इसके बाद एक और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है, जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मार देते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जब से गांधी जी आए हैं और जिन तरीकों का यूज करके वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, उससे जिन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी चीज जिन्ना का ये कहना था, ये कांग्रेस जो है और ये जो मुस्लिम लीग है ये रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके वो खिलाफ थे। तो यही सारे रीजन बता के जिन्ना जो थे वो रिजाइन मार के लंदन चले जाते हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि जिन्ना इसलिए चले गए थे क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी और मुस्लिम लीग में मुख्तार अहमद अंसारी जो थे वो अपनी चला रहे थे। तो इस वजह से जिन्ना जो थे वो गुस्से में गांधी को तानाशाह बोल के पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के सीधे लंदन चले गए थे। तो अब इसके काफी टाइम तक हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ईयर 1923 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया था, तो वहां पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेके आ जाते हैं। और ये जो एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पहले जितनी मुस्लिम्स की सीट थी उससे ज्यादा सीट रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम्स के लिए, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी सीट एकदम से कम हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से जो हिंदू थे वहां के वो भड़क जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जा रहा है मुस्लिम्स को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अलग से सीटें रिजर्व की जा रही हैं, और यहाँ पे भी हमारी सीट कम कर दी गई है। तो इसकी वजह से इस पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी वो दोबारा से बढ़ने लग गई थी, और इस चीज का इंपैक्ट जो था वो इंडिया के बाकी पार्ट में भी पड़ा। तो हिंदू महासभा ने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो हिंदू जो है उनको भी रिलीजन के नाम पे ज्यादा सीटें दो। और सेम टाइम पे वीर सावरकर जो कि अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे, उन्होंने हिंदुत्व
हु इज अ हिंदू, इस नाम से एक बुक भी लिख दी थी जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही गई थी। इसको अंग्रेजों ने उसी टाइम पे बैन कर दिया। तो ये सारी चीजें एक ही साथ हो रही थी और उसी टाइम पे पंजाब और यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया था और फिर इसका इंपैक्ट धीरे धीरे इतना बड़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर्स ने मिलकर आरएसएस का भी फॉर्मेशन कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि अब ये वो सिचुएशन थी जहां पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और ये जो सिचुएशन थी ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई एकजुट होने की कोशिश करता था, अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के उसको बेनिफिट दे देते थे, फिर दोनों कम्युनिटी लड़ने लगती थी। और ये जो ईयर 1925 था ये कांग्रेस के लिए वैसे ही बहुत टेंशन भरा रहा था। कांग्रेस जो एक यूनाइटेड सेकुलर भारत बनाने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ रही थी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कस कर रही थी, तो उसके पैरेलल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी होती जा रही थी जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं को लेकर भी प्रेशर बना रही थी। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती थी तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मानती थी और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इसका टैग तो ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर था ही। तो कांग्रेस कुल मिला के बीच में फंसी पड़ी थी और इस चीज का पूरा फायदा जो हुआ वो मुस्लिम लीग को हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अपनी तरफ जोड़े। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर। इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी कि 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट उतारे सब के सब हिंदू उतारे और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तो अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलने लगा था और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर दिया कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। ये जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़ के एक स्टेट बना दो। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। ये याद रखिएगा कि सेपरेट स्टेट की डिमांड की है, सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं की है। सेपरेट कंट्री की डिमांड अभी थोड़ी देर में आएगी आगे। और ये जो पाकिस्तान वर्ड था, पहली बार ये वर्ड जो था वो भी इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर। और इसी पैम्पलेट में पहली बार इन्होंने पाकिस्तान नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया था इसको। ये पहली बार था जब ये वर्ड लोगों के सामने आया था। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान जो जिन्ना के बहुत ही खास थे, ये लंदन में जाते हैं। ये जाके वहां पे जिन्ना से जाके मिलते हैं और कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे लियाकत अली खान और जिन्ना ने ये डिस्कशन किया था कि जिन्ना को वापस इंडिया में आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड रखनी चाहिए जिसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा। ये प्लान लंदन के अंदर डिस्कस हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में यानी कि अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आके सबसे पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार जब जिन्ना इंडिया आए थे, अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था। एकदम बदले हुए जिन्ना इंडिया वापस आए थे और उनका जो पॉलिटिकल स्टांस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की उसकी और बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश चाहिए होगा। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने इंडिया के एक एक मुस्लिम को यह समझाना चालू किया और यूनाइट करना चालू किया। जिन्ना ने मुस्लिम्स को यह समझाया कि ये जो कांग्रेस है ये यूनाइटेड सेकुलर इंडिया के नाम पे मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं देगी, सारी जो पावर है वो हिंदुओं के हाथ में रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1935 आते आते ये जो अंग्रेज थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया के अंदर कि इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था और इन्होंने मजबूरी में इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले लिमिटेड लोग ही वोट कर पाते थे, तो इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीजें थी लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी कि इलेक्शन में कौन वोट करेगा, उनके जो नंबर्स हैं, आम जनता के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें करीब 30 to 35 मिलियन इंडियन वोटर जो थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें यह था कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए उसको, कुछ लैंड अगर उसके नाम पे हो तो वो वोट कर सकता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें मोटा मोटी ये था कि पूरे इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शन होंगे और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे और जो जीतेगा वो उस स्टेट के अंदर चलाएगा। उसके साथ साथ एक अपना ये गवर्नर भी रख देंगे उस स्टेट के अंदर। तो ये प्लान था इनका। और इस एक्ट को लाने के बाद नेक्स्ट ईयर 1936 में ये जो अंग्रेज थे ये इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट्स पे इलेक्शन होने थे और इस इलेक्शन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थी, इन सबको बुरी तरीके से पीछे करके
कांग्रेस जो थी वो 707 सीट्स पे जीत जाती है और मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीटें जीतती है। यहां तक कि हाल ये हो गया था इस इलेक्शन में कि जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व थी, तो कांग्रेस ने वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। और इस इलेक्शन के बाद एक चीज साफ हो गई थी कि इंडिया के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। और ये जो इलेक्शन हुए थे ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर थे। मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं थी और यहां से मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना स्टांस बदलती है मुस्लिम लीग। अब इसके बाद ईयर आता है 1939 और इस ईयर में एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एकदम अलग रास्ता चुनती है। एक्चुअली होता क्या है कि इस साल ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की लीडरशिप से पूछे अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो चीज थी इसको सुनकर कांग्रेस जो थी वो गुस्सा हो जाती है कि हमसे बिना पूछे आप हमारा और हमारे सोल्जर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वॉर में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पे वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, अगर आप ये प्रॉमिस करो कि वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वहां से आने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे। लेकिन इस चीज के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसी टाइम पे जितने ये 707 लीडर इनके इलेक्शन में जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी के, जो स्टेट चला रहे थे, उन सबसे रिजाइन मरवा देती है ताकि काम सारे रुक जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसमें कई तरीके के ऑफर भी दिए कि कुछ लिमिटेड पावर हम देंगे आपको, जिसको अगस्त ऑफर वगैरह भी बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी हम साथ देंगे। इसके बाद क्रिप्स कमीशन वगैरह बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी रही। कांग्रेस का यह मानना था कि ये एग्जैक्ट सही टाइम है ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना के आजादी लेने का। और इसी टाइम पे कांग्रेस ने अपने आंदोलन जो है वो बहुत तेज कर दिए थे। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने सोचा कि ये एकदम सही टाइम है कि ब्रिटिशर्स का यहां पे सपोर्ट करो जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और जब वॉर खत्म होगी और हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमें भी फेवर करेंगे, जैसे वो पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे, इन सारी चीजों को लेके वो फेवर करेंगे। तो मुस्लिम लीग, जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जाता था कि ये ब्रिटिशर्स की बहुत ही लॉयल है, वो अपना अनकंडीशनल सपोर्ट ब्रिटिशर्स को इस टाइम पे दे देती है। हिंदू महासभा यहां पे कहती है कि अगर मुस्लिम लीग जो है वो अपनी सीट नहीं छोड़ रही है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी अपनी सीट नहीं छोड़ी और अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी सबने रिजाइन कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आधे से ज्यादा लीडर जो थे वो जेल के अंदर थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पे थी और इसी टाइम पे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो थे बहुत ही स्ट्रांग हुए थे और दोनों ग्रुप आपस में खुल के लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और उधर हिंदू महासभा का कहना था कि हम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदुओं के इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक मुस्लिम्स हमारी बात नहीं मानेंगे, और मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक हिंदू हमारी बात नहीं मानेंगे। और कांग्रेस जो सेकुलरिज्म की बात करती थी उसकी आधी से ज्यादा लीडरशिप पावर से बाहर थी और आधी जेल में थी। तो इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत तेज हो गए थे और ये जो सिचुएशन थी इसने इंडिया को पार्टीशन की तरफ बहुत तेजी से ढकेल दिया था। मुस्लिम लीग के लिए अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था इंडिया के मुस्लिम्स को कन्विंस करना कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। और इस सारी जद्दोजहद के बाद मुस्लिम लीग का एक सेशन होना था। इस सेशन में इन्होंने अब ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास करके अनाउंस कर दिया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए इंडिया के जो मेजोरिटी वाले स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, सिंध, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम, ये सब को मिला के हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस तो पहले से ही कहती आ रही थी कि इंडिया का पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात पे अड़ी हुई थी और एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती